सिकंदर महान सभी भाग 334 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के राजा सिकंदर ने इतिहास के सबसे महान सैन्य अभियानों में से एक शुरू किया, उस युग की महाशक्ति फारसी साम्राज्य के विरुद्ध। मात्र 20 वर्ष की आयु में उनके शानदार और निडर नेतृत्व ने उन्हें एक के बाद एक युद्धों में विजय दिलाई और एक आश्चर्यजनक 10 वर्षीय अभियान में, जिसने उन्हें ज्ञात दुनिया के छोर तक पहुंचाया, उन्होंने अब तक ज्ञात सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। इतिहास पर इतना व्यापक प्रभाव बहुत कम लोगों का पड़ा है। फारसियों के लिए वह शापित सिकंदर थे, लेकिन पश्चिम के लिए उन्हें अमर कर दिया गया। सिकंदर महान के रूप में महाकाव्य, इतिहास, टीवी और इनविक्टा महान सिकंदर भाग आए। प्राचीन ग्रीस लगभग 500 ईसा पूर्व से यह उबड़खाबड़ भूमि कला, दर्शन और युद्ध में उल्लेखनीय विकास का स्थल रही। इसके दो सबसे बड़े नगर राज्य थे एथेंस, एक नौसैनिक शक्ति जहां लोकतंत्र, कला, नाटक और दर्शन फले फूले, और स्पार्टा, एक कठोर सैन्यवादी समाज जो अपनी दुर्जेय सेना के लिए प्रसिद्ध था। 480 ईसा पूर्व में इन दोनों नगर राज्यों ने शक्तिशाली फारसी साम्राज्य के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए सेनाएं मिला ली थीं। थर्मोपाइले के संकरे दर्रे पर 300 स्पार्टन्स के नेतृत्व में एक छोटी यूनानी सेना ने विशाल फारसी सेना को 3 दिनों तक रोके रखा। अंततः उन्हें घेर लिया गया और मार डाला गया। फिर सलामिस के जलडमरुमध्य में यूनानी बेड़े ने फारसी नौसेना को हरा दिया, लेकिन वे फारसी लोगों को एथेनियन एक्रोपोलिस के पवित्र मंदिरों को जलाने से नहीं रोक सके। अगले वर्ष प्लाटिया में यूनानियों ने फारसियों के विरुद्ध एक निर्णायक भूमि युद्ध जीता और उन्हें अपना आक्रमण त्यागने पर मजबूर कर दिया। अगले 50 वर्ष शास्त्रीय ग्रीस के स्वर्ण युग थे, लेकिन एथेंस और स्पार्टा तथा उनके सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव ने अंततः युद्ध को जन्म दिया, जिसने ग्रीक दुनिया को दशकों तक विनाशकारी युद्ध में घसीटा। ग्रीक नगर राज्यों के बीच युद्ध लगभग 1 शताब्दी तक जारी रहे, जिससे वे थक गए और उत्तर में एक नई उभरती हुई शक्ति के सामने असुरक्षित हो गए। सदियों से परिष्कृत यूनानियों ने मैसेडोनिया के पहाड़ी राज्य को एक पिछड़ा क्षेत्र, हिक्सविले, बिल्कुल भी ग्रीक नहीं माना था। लेकिन राजा फिलिप द्वितीय के अधीन मैसेडोनिया एक दुर्जेय सैन्य बल के रूप में उभरा। उनका सबसे प्रसिद्ध सुधार सारिसा का प्रचलन, एक 18 फुट लंबा भाला जो सामान्य ग्रीक भाले से 2 गुना लंबा था और प्रशिक्षित पैदल सेना द्वारा निकट क्रम में लड़ा जाता था, जिसे फालानक्स के रूप में जाना जाता था। 338 ईसा पूर्व में चेरोनिया की लड़ाई में फिलिप की सेना ने थेब्स और की संयुक्त सेनाओं को कुचल दिया। एथेंस गठबंधन और विजय के माध्यम से फिलिप ने अपने अधिकांश पड़ोसियों पर पहले ही नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। अब इस विजय के बाद उसने पूरे यूनान को हेलेनिक लीग या कोरिंथ लीग नामक एक गठबंधन में एकजुट किया, जिसमें फिलिप को सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। केवल स्पार्टा अलग खड़ा रहा। फिलिप ने एक महान अभियान की योजना बनाना शुरू कर दिया, फारसी साम्राज्य के विरुद्ध एक पैनहेलेनिक या संपूर्ण यूनानी युद्ध। उनका पुराना शत्रु अब एक बीमार महाशक्ति बन गया था, जिसकी अपार संपत्ति लूटने के लिए तैयार थी। लेकिन युद्ध शुरू करने की पूर्व संध्या पर फिलिप की हत्या उसके अपने ही अंगरक्षक ने कर दी, जो मैसेडोनिया की क्रूर दरबारी प्रतिद्वंद्विता का शिकार था। उसके बाद उसका 20 वर्षीय पुत्र सिकंदर सिंहासन पर बैठा, प्रतिभाशाली, बेचैन, महान दार्शनिक अरस्तु द्वारा प्रशिक्षित और पहले से ही एक अनुभवी सैन्य कमांडर। सिकंदर को अपने पिता की फारस पर आक्रमण करने की भव्य योजना विरासत में मिली थी, लेकिन पहले उसे राजा के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करनी थी। घर पर उसने संभावित प्रतिद्वंद्वियों को मरवा डाला, फिर इलीरिया, थेसाली और मध्य ग्रीस में विद्रोहों को कुचल दिया। उसने थेब्स का एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया, प्राचीन शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसके लोगों को गुलामी में बेच दिया। 334 ईसा पूर्व के वसंत में
अब फारसी साम्राज्य के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए तैयार सिकंदर ने अपनी सेना को हेलेस्पोंट के पार एशिया माइनर में ले जाया। यह इतिहास के सबसे महान सैन्य अभियानों में से एक की शुरुआत थी। मैसेडोनियन सेना सिकंदर की सेना लगभग 40,000 सैनिकों की थी, जो ग्रीस के सभी हिस्सों से आई थी। पैदल सेना की कमान अनुभवी मैसेडोनियन जनरल परमेनियन के हाथों में थी। अग्रिम पंक्ति में 18 फुट के सारिसा से लैस 9,000 मैसेडोनियन फ्लांगाइट सैनिक थे। ये पेशेवर सैनिक थे, अच्छी तरह प्रशिक्षित और प्रशिक्षित, जो 16 पंक्तियों की गहराई में फ्लांक्स में युद्ध के लिए तैयार हुए थे। यह सघन संरचना लोहे के भालों की नोकों की एक मजबूत दीवार जैसी थी और लगभग अजेय थी, लेकिन इसे चलाना भी मुश्किल था और इसके पार्श्वों या पिछले हिस्से से होने वाले हमलों के लिए यह बेहद असुरक्षित थी। इसलिए 3,000 विशिष्ट पैदल सैनिक, हाईपासिस्ट या ढालवाहक, छोटे भालों से लैस इसके पार्श्वों की रक्षा करते थे। इनकी कमान परमेनियन के पुत्र निकानोर के हाथों में थी। सिकंदर की सेना की दूसरी पंक्ति 7,000 यूनानी सहयोगियों और 5,000 भाड़े के सैनिकों से बनी थी, जो होप्लाइट्स के रूप में सशस्त्र थे। उन्होंने अपना नाम हॉपलोन अपनी बड़ी गोल ढाल से लिया था और छोटे 8 फुट लंबे भाले रखते थे। हॉप्लाइट फालानक्स मैसेडोनियन फालांजाइट्स जितना प्रभावी नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय के हिसाब से अच्छी तरह से सशस्त्र और भारी कवच से लैस था। अग्रयानी सेना के कुलीन झड़प करने वाले वर्तमान दक्षिणी बुल्गारिया के कुशल भाला फेंकने वाले थे। थ्रेस और इलीरिया के अन्य सैनिक भाले, गोफन और धनुष से लैस थे। सिकंदर की सेना के आक्रामक सैनिक थे, साथ ही घुड़सवार सेना, भाले और तलवार से लैस 1,800 कुलीन घुड़सवार, जिनकी कमान परमेनियन के एक अन्य पुत्र फिलोटस के पास थी। सिकंदर ने स्वयं शाही दस्ते का नेतृत्व किया। इसके अलावा थेसाली से 1,800 घुड़सवार थे, जिनकी कमान कैलास के पास थी। ग्रीस के अन्य हिस्सों से 600 घुड़सवार, जिनका नेतृत्व एरिगियस कर रहा था, और थ्रेस और पेओनिया से 900 घुड़सवार स्काउट कासेंडर के अधीन थे। महान फारसी साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें क्षत्रप कहा जाता था। प्रत्येक क्षत्रप पर एक राज्यपाल या क्षत्रप का शासन होता था। एशिया माइनर के वे लोग, जिन्हें अब सिकंदर के आक्रमण का खतरा था, रणनीति पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। फारसी सेवा में एक कुशल यूनानी सेनापति मेमन ऑफ रोड्स ने उनसे सिकंदर के साथ युद्ध से बचने का आग्रह किया। इसके बजाय उसने उन्हें जली हुई धरती की रणनीति अपनाने की सलाह दी। गांवों और फसलों को जलाकर और अंदरूनी इलाकों में वापस चले जाओ। उसने वादा किया कि सिकंदर की सेना जल्द ही भूख से मर जाएगी। यह अच्छी सलाह थी, लेकिन क्षत्रप बिना लड़े अपने ही प्रांतों को बर्बाद करने को तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने ग्रैनिकस नदी पर सिकंदर की सेना का सामना करने का फैसला किया। फारसी सेना नदी के पीछे इकट्ठा हुई, जो उथली तो थी, लेकिन 60 फीट चौड़ी और खड़ी किनारों वाली थी। उनकी अग्रिम पंक्ति घुड़सवार सेना की एक दीवार थी, जिसमें साम्राज्य भर से लगभग 10,000 घुड़सवार थे। आधुनिक ईरान से मेड्स और हिरकेनियन, अफगानिस्तान से बैक्ट्रियन और तुर्की के काला सागर तट से पैफ्लागोनियन। पीछे आरक्षित रूप से पैदल सेना थी, कई हजार यूनानी भाड़े के सैनिक, जो उस समय फारसी सेनाओं में एक आम दृश्य थे। ये लोग फारसी सोने के लिए लड़ते थे और होप्लाइट्स की गोल ढाल और छोटे भाले से लैस थे। फारसी शायद इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि वे अपने साथी यूनानियों के खिलाफ युद्ध में इन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, और इसलिए उन्हें सबसे पीछे रखा। सिकंदर इस फारसी सेना पर हमला करने और उसे पीछे हटने से पहले ही नष्ट करने के लिए दृढ़ था। अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों के साथ ग्रैनिकस की ओर दौड़ा। अपने बाएं विंग पर उसने परमेनियन की कमान में थेसालियन, ग्रीक और थ्रेसियन घुड़सवार सेना तैनात की। बीच में फ्लांक्स के भाले रखे हुए थे,
जिसके 6 डिवीजनों की कमान पेडिकस, कोरिनोस, अमीनटास, फिलिप, मेलेगर और क्रेटरोस के हाथों में थी। दाईं ओर सिकंदर स्वयं फिलोटस के नेतृत्व में साथी घुड़सवार सेना के साथ ही कुलीन हाइपासिस्ट, अग्रयानी भाला फेंकने वाले और धनुर्धर। सिकंदर कुल 13,000 पैदल सैनिकों और 5,000 घुड़सवारों के साथ संभवतः संख्या में थोड़ा कम था, लेकिन नदी पार करने के लिए भोर तक प्रतीक्षा करने की सलाह को नजरअंदाज करते हुए उसने तत्काल हमले का आदेश दिया। उसने नदी पार करने के लिए साथी घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी भेजी, उसके बाद हाइपासिस्टों की एक रेजिमेंट और पेओनियन हल्की घुड़सवार सेना भेजी। सिकंदर ने अपने आदमियों से साहस दिखाने का आह्वान करते हुए अपनी दाहिनी सेना को नदी पार कराई। जैसे ही वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, फारसी सेना की ओर से भालों और तीरों की बौछार से यूनानी सैनिक घिर गए। जो लोग दूर किनारे तक पहुंच गए, उन पर फारसी घुड़सवार सेना ने तुरंत हमला कर दिया। सिकंदर युद्ध के केंद्र में था। उसने वहां हमला किया जहां उनकी घुड़सवार सेना और सेना के सभी नेता तैनात थे। उसके चारों ओर एक भीषण संघर्ष छिड़ा हुआ था। घोड़े घोड़ों से और आदमी से भिड़ रहे थे। मैसेडोनियन फारसियों को नदी के किनारे से भगाने की कोशिश कर रहे थे। फारसी उन्हें नदी पार करने से रोकने और उन्हें वापस नदी में धकेलने के लिए दृढ़ थे। सिकंदर का हमला लापरवाह लग रहा था, लेकिन वह अपनी बाकी सेना के लिए नदी पार करने का समय खरीद रहा था, जिसमें अदम्य मैसेडोनियन सेना भी शामिल थी। तभी अचानक सिकंदर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। 2 फारसी सरदारों ने उस पर हमला कर दिया। रोसिस सिकंदर के पास आया और अपनी तलवार से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसके हेलमेट का एक टुकड़ा टूट गया। लेकिन हेलमेट वार के जोर से टूट गया और सिकंदर ने उसे अपने भाले से मार गिराया। फिर पीछे से स्पिथ्रिडेट्स ने राजा के खिलाफ अपनी तलवार उठाई, लेकिन ड्रोपिडास के बेटे ब्लैक क्लीटस ने उसके वार का अनुमान लगाया, उसकी बाह पर वार किया और तलवार सहित उसे काट डाला। अब यूनानी सेना नदी के उस पार थी और फारसी घुड़सवार सेना का सामना मैसेडोनियन भालों की एक दीवार से हुआ। अधिकांश सैनिक मुड़कर भाग गए। सिकंदर के हमले की गति और आघात का मतलब था कि फारस के यूनानी भाले के सैनिकों को युद्ध में शामिल होने का भी समय नहीं मिला। सिकंदर रक्त क्रोध में या संभवतः इन यूनानियों को देशद्रोही समझकर उनकी दया की अपीलों को अनसुना कर दिया। भाड़े के सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया गया और उनका कत्लेआम कर दिया गया। सिकंदर ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। एशिया माइनर अब उसकी दया पर था, लेकिन फारसी साम्राज्य अभी भी अपार धन और शक्ति का देश था। वह पहले से ही उसका सामना करने के लिए अपने विशाल संसाधनों को जुटा रहा था। अगर सिकंदर को इस साम्राज्य पर विजय प्राप्त करनी थी और इतिहास में अपना स्थान बनाना था, तो उसे अगला मुकाबला राजाओं के राजा दारा से ही करना होगा। अब जैसे ही सिकंदर फारसी प्रांत लिडिया की राजधानी सरदीस के पास पहुंचा, उसके सेनापति ने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन सिकंदर आगे बढ़ने से पहले उसे फारसी नौसैनिक शक्ति फारस को बेअसर करना था। उसके पास एक शक्तिशाली बेड़ा था, जिसके पूर्वी भूमध्य सागर के आसपास प्रमुख नौसैनिक अड्डे थे, जिससे ग्रीस तक उसकी संचार लाइनें कट सकती थीं। समुद्र में फारसियों को चुनौती देने के बजाय सिकंदर ने उनके निकटतम ठिकानों पर हमला करने का फैसला किया। यूनानी तटीय शहर मिलेटस और हेलिकार्नासस दोनों ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन सर्दियों में उन्हें अपने अधीन कर लिया गया। 333 ईसा पूर्व की अगली बसंत ऋतु में सिकंदर ने लाइकिया और फ्रीगिया की ओर अपनी प्रगति जारी रखी। गोर्डियम में उसे पौराणिक गोर्डियन नोट दिखाई गई। एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि जो कोई भी इसे खोल पाएगा वह पूरे एशिया पर शासन करेगा। सिकंदर ने बस अपनी तलवार ली और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया।
इस बीच फारसी सेवा में एक कुशल यूनानी सेनापति रोड्स के मेमन ने फारसी युद्धपोतों को एजियन सागर में पहुंचाया और चियोस और लेस्बोस द्वीपों पर कब्जा कर लिया। लेकिन बीमारी से मेमन की अचानक मृत्यु के बाद आक्रमण को छोड़ दिया गया। इस्सस का युद्ध सिकंदर की सेना द्वारा हेलेस्पोंट पार करके फारसी साम्राज्य पर आक्रमण किए 18 महीने बीत चुके थे। अब सिकंदर अपने सैनिकों को सिलिसिया ले गया और जल्द ही नूर पर्वत को पार करके सीरिया जाने के लिए तैयार था। लेकिन तभी राजा डेरियस तृतीय के नेतृत्व में मुख्य फारसी सेना यूनानी सेना के पीछे उत्तर की ओर बढ़ाई। डेरियस सिकंदर की सेना को फंसाने और नष्ट करने के लिए दृढ़ था, क्योंकि वह संख्या में लगभग 2 से 1 था। इसलिए उसने संकीर्ण युद्ध क्षेत्र सिकंदर को युद्ध के लिए मजबूर करता था, लेकिन इसने डेरियस को उसके विशाल संख्यात्मक लाभ का फायदा उठाने से भी रोका। कुछ अनुमानों के अनुसार उसकी सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे और उसमें उसके विशाल साम्राज्य के कुछ बेहतरीन सैनिक शामिल थे, जिनमें उसके अपने 10,000 सैनिक भी शामिल थे, जिन्हें अमर सेना कहा जाता था। उसकी सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार सेना उसके दाहिनी ओर समुद्र की ओर, जहां घोड़ों के लिए जमीन बेहतर थी, तैनात थी। उसकी सर्वश्रेष्ठ पैदल सेना उसके भाड़े के यूनानी सैनिक केंद्र में थे। फारसी पैदल सेना उसकी बाईं शाखा थी। सिकंदर ने युद्ध के लिए अपनी सेना तैनात की और एक बार फिर अपनी बाईं शाखा, जो समुद्र के सबसे निकट थी, को यूनानी घुड़सवार सेना और पैदल सेना के साथ परमेनियन को सौंप दिया। केंद्र में हमेशा की तरह मैसेडोनियन सेना थी। सिकंदर ने खुद को और अपनी सर्वश्रेष्ठ टुकड़ियों को पहाड़ी ढलानों की ओर दाहिनी ओर तैनात किया। उसके कुलीन अग्रियन भाला फेंकने वाले, उसके तीरंदाज और उनके पीछे हाइपासिस्ट और साथी घुड़सवार सेना। जब सिकंदर ने बाईं ओर पार्मेनियन का सामना कर रहे फारसी घुड़सवारों की ताकत देखी, तो वह उसे मजबूत करने के लिए अपनी थेस्लियन घुड़सवार सेना के पार चला गया। अपनी भारी संख्या के बावजूद डेरियस ने एक छोटी नदी पिनारस के पीछे अपनी स्थिति बनाए रखी और सिकंदर के हमले का इंतजार किया। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। सिकंदर ने अपने आदमियों को पुकारा, उन्हें बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित किया और कुछ का नाम लेकर उनका नाम लिया। फिर अपनी सेना के दाहिने हिस्से की अगुवाई में उसने हमला किया। एक बार फिर मैसेडोनियन सेना की तेजी और झटके ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया। लेकिन युद्ध के मैदान के बीचों बीच मैसेडोनियन फ्लांक्स मुश्किल में था। सिकंदर के साथ बने रहने की कोशिश में उसकी टुकड़ी अव्यवस्थित हो गई थी। अब दारा के यूनानी भाड़े के सैनिकों के साथ भीषण युद्ध में फ्लांक्स धीरे धीरे पीछे हट रहा था। सिकंदर ने खतरे को भांपते हुए फिर से संगठित होकर साथियों का नेतृत्व करते हुए सीधे फारसी केंद्र पर धावा बोल दिया। यूनानी भाड़े के सैनिक, जो अपनी तरफ से खतरे में थे, जल्द ही अस्तव्यस्त हो गए और मैसेडोनियन फ्लांक्स अपनी बढ़त फिर से शुरू करने में सक्षम हो गया। सिकंदर ने महान राजा स्वयं दारा की ओर बढ़ते हुए युद्ध किया। इस पागल और निडर मैसेडोनियन राजा का सामना करने के बजाय डेरियस अपने शाही रथ में युद्धभूमि से भाग गया। इस बीच परमेनियन के नेतृत्व में मैसेडोनियन वामपंथी दल सर्वश्रेष्ठ फारसी घुड़सवार सेना के विरुद्ध एक भीषण युद्ध में था। यदि फारसी यहां से आगे निकल जाते तो वे सिकंदर की सेना को घेर लेते और हार के मुंह से विजय छीन लेते। लेकिन परमेनियन और उसकी सेना ने डटकर मुकाबला किया और फारसियों को रोके रखा। जैसे ही यह खबर फैली कि दारा भाग गया है, उसके सैनिकों ने लड़ाई छोड़ दी और खुद को बचाने की कोशिश की। युद्ध एक नरसंहार में बदल गया। मैसेडोनियन सेनापतियों में से एक टॉलेमी ने सिकंदर को बताया कि इतने सारे फारसी मारे गए हैं कि उसके आदमियों ने उन्हें एक गहरी खाई में भर दिया था ताकि वे उसे पार कर सकें। अमून का पुत्र इस्सस का युद्ध सिकंदर के लिए एक आश्चर्यजनक जीत थी
और जीत की लूट में दारा की पत्नी, माँ और 3 बच्चे थे, जिन्हें सिकंदर ने जीवित पकड़ लिया और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। फारसी सेना के पीछे हटने के साथ सिकंदर ने अब फारसी साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों को अपने अधीन करने की ओर रुख किया। अगले वर्ष 332 में फिनिशिया के तटीय शहरों ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे भूमध्य सागर में फारसी नौसैनिक शक्ति का अंत हो गया। लेकिन सोर के द्वीप शहर ने इसका विरोध किया। टायर के रक्षकों ने बहादुरी और कुशलता से युद्ध लड़ा, तब भी जब सिकंदर ने द्वीप तक पहुंचने के लिए एक मार्ग बनाना शुरू किया, जिसकी सुरक्षा 2 विशाल घेराबंदी मीनारों से की जा रही थी, और उन्होंने आग के जहाजों से जवाबी हमला किया। लेकिन 7 महीने बाद शहर की दीवारें तोड़ दी गईं और टायर का पतन हो गया। उसके अधिकांश नागरिक मारे गए या गुलाम बना लिए गए। गाजा पर भी घेराबंदी कर ली गई। सिकंदर नील डेल्टा पर स्थित पेलुसियम की ओर बढ़ा, जहां मिस्र के फारसी गवर्नर ने पूरे प्रांत को सिकंदर के हवाले कर दिया। साथ ही शाही खजाना मेम्फिस में इस प्राचीन भूमि के पुजारियों ने सिकंदर का फारसी शासन से मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया और उसे फिरौन का ताज पहनाया। नील नदी के मुहाने पर उसने एक नया शहर अलेक्जेंड्रिया बसाया। फिर सिवाह के रेगिस्तानी दैवज्ञ स्थल की यात्रा की, जहां कुछ वृत्तांतों के अनुसार पुजारियों ने उसका स्वागत देवताओं के राजा अमुन के पुत्र के रूप में किया। सिकंदर पूर्व में सोर लौट आया, जहां 331 ईसा पूर्व में उसे अपने देश में संकट की खबर मिली। फारसियों पर अपनी महान विजयों के बावजूद कई यूनानियों ने सिकंदर को एक अत्याचारी माना। स्पार्टा के राजा एजिस ने फारसियों के समर्थन से अब मैसेडोनिया के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। ग्रीस में सिकंदर का सेनापति एंटिपेटर पहले से ही थ्रेस में विद्रोह से निपट रहा था, लेकिन वह जल्दी से दक्षिण की ओर बढ़ा और मेगालोपोलिस शहर के पास एजिस से युद्ध में मिला। यहां तक कि महान स्पार्टन भी अब मैसेडोनिया की सैन्य शक्ति के सामने कुछ नहीं थे। स्पार्टन सेना को कुचल दिया गया। राजा एगिस स्वयं भी शहीदों में शामिल थे। ग्रीस में अपना अड्डा एक बार फिर सुरक्षित पाकर सिकंदर फारस के गढ़ों की ओर बढ़ा, दारा से अंतिम युद्ध की तलाश में। उसे फारस के राजा का एक पत्र मिला, जिसमें उसे सोने की एक बड़ी दौलत, अपनी बेटी से विवाह और शांति के बदले अपने आधे साम्राज्य की पेशकश की गई थी। लेकिन सिकंदर की आश्चर्यजनक जीत, तमाम भविष्यवाणियों और जयघोषों ने अब उसे आश्वस्त कर दिया था कि उसकी नीति दुनिया पर राज करना है। उसने फारस के राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसे आधा साम्राज्य नहीं चाहिए था, वह तो पूरा साम्राज्य छीनने आ रहा था। 334 ईसा पूर्व में छोटे से यूनानी राज्य मैसेडोनिया के 21 वर्षीय शासक सिकंदर ने विशाल फारसी साम्राज्य पर आक्रमण किया। यह असंभव सा लग रहा था, लेकिन यूनानी सैन्य प्रभुत्व और सिकंदर के निडर नेतृत्व की बदौलत उसने फारसी लोगों के खिलाफ 2 बड़ी लड़ाइयां जीतीं, ग्रैनिकस नदी पर और इस्सस में। फ्रात नदी के पश्चिम में फारसी भूमि पर कब्जा करने के बाद वह अब साम्राज्य के हृदय स्थलों की ओर पूर्व की ओर बढ़ा, फारसी राजा डेरियस तृतीय के साथ अंतिम मुकाबला करने की तलाश में। जब उसे खबर मिली कि डेरियस के नेतृत्व में एक विशाल फारसी सेना इराक में आधुनिक मोसुल के पास गौगेमेला में एकत्रित हुई है, तो वह सीधे वहां पहुंच गया। सिकंदर को रोकने का यह डेरियस के लिए आखिरी मौका था और सिकंदर के लिए फारसी शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट करने का मौका। गौगेमेला का युद्ध डेरियस ने खुले मैदान में लड़ने का फैसला किया था, जहां उसकी संख्या का लाभ ज्यादा प्रभावी होता। उसके सैनिकों ने फारसी युद्ध रथों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए जमीन को साफ और समतल करने के लिए भी कड़ी मेहनत की थी। आधुनिक अनुमानों के अनुसार फारसी सेना में 50 से 80 हजार सैनिक थे और यह पूरे साम्राज्य से आई टुकड़ियों से बनी थी, सीरिया और बेबीलोनिया से पैदल सेना।
आर्मेनिया, भारत और मध्य एशिया से घुड़सवार सेना, 200 तक दरांती वाले रथ, यहां तक कि मुट्ठी भर युद्ध हाथी भी। सिकंदर की सेना छोटी थी और संभवतः संख्या में 2 से 1 के अनुपात में कम थी। उसने अपनी टुकड़ियों को उनके सामान्य स्वरूप में तैनात किया। बाईं ओर थ्रेसियन और थेसालियन घुड़सवार सेना, जिसकी कमान परमेनियन के पास थी। बीच में फालानक्स के मैसेडोनियन अनुभवी सैनिक, प्रत्येक अपने 18 फुट के सारिसा भाले से लैस। दाईं ओर सिकंदर अपनी विशिष्ट घुड़सवार सेना, साथियों के साथ और अपनी सर्वश्रेष्ठ पैदल सेना, हाइपासिस्ट के साथ। ये वे इकाइयां थीं जिनके साथ सिकंदर ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू करने की योजना बनाई थी। यूनानी होप्लाइट्स ने एक दूसरी पंक्ति बनाई और दोनों पंखों को सहारा दिया, जो फारसियों द्वारा घेरे जाने से बचाने के लिए पीछे की ओर झुके हुए थे। युद्ध तब शुरू हुआ जब सिकंदर ने अपने पंख को दाईं ओर ले जाया, एक ऐसा कदम जिसने फारसियों को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या सिकंदर सचमुच उनकी विशाल सेना को घेरने की कोशिश कर रहा था? फारसियों ने भी उसकी चाल का अनुकरण किया। सिकंदर को घेरने के लिए अपनी सेना को अपने केंद्र से दूर ले गए और उसे उस क्षेत्र से बाहर जाने से रोक दिया जिसे उन्होंने फारसी रथों के लिए साफ किया था। लेकिन सिकंदर का यह असामान्य युद्धाभ्यास एक जाल था, फारसियों को लुभाने के लिए, ताकि वे अपना केंद्र कमजोर कर सकें। जब उसने देखा कि यह कारगर हो गया है, तो उसने अपनी यूनानी घुड़सवार सेना को फारसियों को अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए हमला करने का आदेश दिया। दाएं पक्ष में एक विशाल घुड़सवार युद्ध छिड़ गया। इस बीच दारा ने इसे निर्णायक क्षण मानते हुए अपने रथों को छोड़ दिया। लेकिन कुशल अग्रियानेस भाला फेंकने वालों ने घोड़ों और टोलियों को मार गिराया, जबकि यूनानी पैदल सेना ने रास्ते खोल दिए, जिससे रथ सुरक्षित निकल गए। अब सिकंदर ने अपनी साथी घुड़सवार सेना और मैसेडोनियन सेना के कुछ हिस्सों को साथ लेकर कमजोर फारसी केंद्र पर सीधे हमला किया और दारा की ओर बढ़ता हुआ आगे बढ़ा। सिकंदर के अचानक हुए हमले ने फारसियों में दहशत फैला दी, सेना का केंद्र टूट गया और भाग गया। राजा दारा स्वयं इस पराजय का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन सिकंदर का बायां विंग गंभीर संकट में था। फारसी घुड़सवार सेना के भारी हमले का सामना कर रहा परमेनियन लगभग घिर चुका था। भारतीय और सीथियन घुड़सवार यूनानी पंक्ति में एक दरार से होकर भी निकल आए थे, लेकिन यूनानियों पर पीछे से हमला करने के बजाय वे सीधे उनके शिविर को लूटने के लिए आगे बढ़े। परमेनियन ने सिकंदर से मदद की एक हताश अपील की। राजा ने डेरियस का पीछा करना छोड़ दिया, फिर से संगठित हुआ और फारसी दक्षिणपंथी विंग पर हमला कर दिया। यह युद्ध की सबसे कठिन और खूनी लड़ाई थी, जिसमें सिकंदर के 60 साथियों की जान चली गई। अंततः जैसे ही डेरियस के भागने की खबर युद्ध क्षेत्र में फैली, आखिरी फारसी घुड़सवार मुड़कर भाग गए। गौगामेला का युद्ध सिकंदर के लिए एक आश्चर्यजनक और पूर्ण विजय थी। प्राचीन स्रोतों के अनुसार उसने केवल कुछ 100 सैनिकों को खोया, जबकि फारसियों ने हजारों सैनिकों को खोया। सिकंदर ने डेरियस की विशाल सेना को परास्त कर दिया था और अब बेबीलोन साम्राज्य की मुख्य राजधानी का रास्ता खुल गया था। मैसेडोनिया के राजा ने विजय के साथ उस महान शहर में प्रवेश किया, जिसे फारसी अधिकारियों ने उसका नया शासक माना। सुसा शहर में भी यही हुआ, जहां सिकंदर ने औपचारिक रूप से फारस के राज सिंहासन पर अपना आसन ग्रहण किया। जाग्रोस पर्वतों में फारसी द्वार नामक एक दर्रे पर एक साहसी फारसी सेना ने सिकंदर की सेना को 1 महीने तक रोके रखा। अंततः यूनानियों को एक पहाड़ी रास्ता मिल गया जो उनकी स्थिति को पार कर जाता था, जिससे वे रक्षकों को घेरकर उनका सफाया कर सके। 330 ईसा पूर्व के आरंभ में सिकंदर साम्राज्य की औपचारिक राजधानी परसेपोलिस पहुंचा। सिकंदर फारसियों के लिए एक मुक्तिदाता के रूप में प्रकट होना चाहता था, राजा डेरियस के एक वैध उत्तराधिकारी के रूप में, लेकिन अब उसने परसेपोलिस को लूटने और जलाने का आदेश दिया,
ग्रीस पर फारसी आक्रमण और 480 ईसा पूर्व में एथेंस के पवित्र मंदिरों को जलाने का प्रतिशोध। सिकंदर अब उत्तर की ओर मेडिया की ओर बढ़ा, जहां डेरियस ने शाही शहर इकबाटाना में शरण ली थी। सिकंदर दारा को पकड़ने के लिए कृतसंकल्प था, लेकिन भगोड़ा राजा पार्थिया, बैक्ट्रिया और सोग्डिया प्रांतों में एक नई सेना बनाने की उम्मीद में पूर्व की ओर भाग गया। ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही सिकंदर करीब पहुंचा, फारसी राजा की उसके ही एक गवर्नर बेसस ने हत्या कर दी, जिसने फिर खुद को साम्राज्य का नया शासक घोषित कर दिया। सिकंदर ने आदेश दिया कि दारा को उसके पूर्वजों के साथ परसेपोलिस के शाही मकबरों में दफनाया जाए। फिर उसने अपने विशाल नए साम्राज्य को संगठित करने के लिए कुछ समय के लिए विराम लिया। सिकंदर ने अपनी ओर से प्रांतों पर शासन करने के लिए वायसराय नियुक्त किए और कई फारसियों, जिन्होंने वफादारी की शपथ ली थी, को अपने पदों पर बनाए रखा। फिर उसने पूर्व की ओर अपना अभियान फिर से शुरू किया। उसका लक्ष्य हड़पने वाले बेसस को ढूंढना और मारना, साम्राज्य के पूर्वी प्रांतों को अपने अधीन करना और दुनिया के सुदूर छोर तक पहुंचना। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पूर्व की ओर अपना अभियान जारी रखा। उसका लक्ष्य बेसस को ढूंढकर उसे मारना, एक फारसी हड़पने वाला जो खुद को असली राजा बता रहा था, और साम्राज्य के पूर्वी प्रांतों को अपने अधीन करना। सिकंदर सबसे पहले अरिया की ओर बढ़ा, जो आज अफगानिस्तान का हिस्सा है, जहां फारसी गवर्नर सतीबर्जनेस ने विद्रोह शुरू कर दिया था। शुरुआत में सिकंदर के अधीन होने का दिखावा करने के बाद विद्रोह को कुचल दिया गया और सतीबर्जनेस को एक यूनानी घुड़सवार सेना ने एक ही युद्ध में मार गिराया। अधिकारी पास ही सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया एरियाना शहर की स्थापना की, जो आधुनिक हेरात था, लगभग 1 दर्जन शहरों में से एक जिसे सिकंदर ने अंततः स्थापित किया, जिनमें से लगभग सभी उसके नाम पर थे। सिकंदर ने फ्रादा की ओर कूच किया। मैसेडोनियन दरबार में षड्यंत्रों और हत्याओं की एक लंबी परंपरा थी। 6 साल पहले सिकंदर के अपने पिता राजा फिलिप की उनके अंगरक्षक ने हत्या कर दी थी। अब उन्हें सूचित किया गया कि उनके साथी घुड़सवार सेना के कमांडर फिलोटस ने सिकंदर की हत्या की एक साजिश का पर्दाफाश किया था, लेकिन इसे गुप्त रखा था। फिलोटस और उनके पिता परमेनियन सिकंदर के सबसे सम्मानित कमांडरों में से थे, और उन्होंने उसकी सभी बड़ी जीतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जब फिलोटस ने यातना के तहत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तो सिकंदर ने उसे मरवा दिया। फिर उसने हत्यारों को इकबाटाना वापस भेज दिया, जहां परमेनियन गवर्नर था, ताकि उसे अपने बेटे की मौत की खबर सुनने और सिकंदर के खिलाफ जाने का मौका मिलने से पहले ही मार डाला जा सके। 329 में सिकंदर ने बेसस का पीछा फिर से शुरू किया। रास्ते में उन्होंने दक्षिणी अफगानिस्तान में अलेक्जेंड्रिया अराकोसिया, आधुनिक कंधार शहर की स्थापना की। कुंदुज पहुंचते ही बेसस को उसके ही आदमियों ने धोखा दिया और जंजीरों में जकड़कर सौंप दिया। सिकंदर ने उसे राजा हत्यारे के रूप में फांसी के लिए फारस वापस भेज दिया। सिकंदर आधुनिक ताजिकिस्तान की ओर बढ़ा, जहां सोग्डियन उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। उसे स्थानीय जनजातियों के हमलों का सामना करना पड़ा और कई शहरों पर हमला करके उन पर कब्जा करना पड़ा। जैक्सर्टेस नदी के तट पर उसने अलेक्जेंड्रियाशिट शहर की स्थापना की, जिसका अर्थ है सबसे दूर का अलेक्जेंड्रिया। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह अंततः फारसी साम्राज्य की सीमा तक पहुंच गया था। इस सीमा पर अक्सर खानाबदोशों द्वारा धावा बोला जाता था, जिन्हें यूनानी सीथियन के नाम से जानते थे। सिकंदर ने उन्हें जैक्सर्टेस के पास एक निर्णायक युद्ध में फंसाया। परिणामस्वरूप मैसेडोनियन राजा की करारी जीत हुई, जिसने हमलों को रोक दिया। लेकिन बैक्ट्रियन और सोग्डियन जनजातियों के खिलाफ लड़ाई जारी रही, जिससे सिकंदर निराश हो गया और एक कठिन गुरिल्ला युद्ध में फंस गया। तानाशाह अब तक मैसेडोनिया के कई सैनिक सिकंदर से नाखुश थे।
उनमें से अधिकांश ने वर्षों से अपने घर नहीं देखे थे, लेकिन उनका राजा अंथीन विजय पर तुला हुआ था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने अपने पराजित फारसी दुश्मन के रीति रिवाज और पहनावे अपनाने शुरू कर दिए थे, ऐसे रीति रिवाज जिन्हें वे स्त्रीलिंग और पतित मानते थे। आधुनिक समरकंद के माराकांडा में एक उग्र शराबी बहस के बाद सिकंदर ने क्लीटस द ब्लैक को मार डाला। क्लीटस सिकंदर के सबसे अच्छे सेनापतियों में से एक था और वही व्यक्ति था जिसने ग्रैनिकस के युद्ध में उसकी जान बचाई थी। सिकंदर पश्चाताप से भरा हुआ था, लेकिन उसका बढ़ता अहंकार उसे और भी अधिक विमुख कर रहा था। साथियों, जब उसने अपने देशवासियों को प्रोस्किनेसिस की पारंपरिक फारसी रस्म राजा के सामने दंडवत प्रणाम करने के लिए बाध्य करने की कोशिश की, तो उसने एक सीमा लांघ दी। यूनानियों के लिए यह ईशनिंदा थी, केवल एक देवता ही ऐसे सम्मान के योग्य था और सिकंदर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बैक्ट्रिया में सिकंदर की हत्या की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस बार सरगना एक शाही व्यक्ति था, मैसेडोनियन कुलीन वर्ग का एक पुत्र जो राजा के पास जाता था। एक कथित अन्याय के कारण हर्मोलॉस सिकंदर के प्रति जानलेवा रूप से कटु हो गया था। उसे और उसके साथियों को यातनाएं दी गईं और फिर पत्थर मारकर मार डाला गया। सिकंदर के आधिकारिक इतिहासकार कैलिस्थनीज को भी इस साजिश में फंसाया गया था। उसे जेल में डाल दिया गया, जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उस गर्मी में 327 में किंवदंती के अनुसार सिकंदर एक बैक्ट्रियन राजा की बेटी रोक्साना की सुंदरता पर मोहित हो गया। उनका विवाह एक सार्थक राजनीतिक कदम भी था, जिसने उनके शासन के विरुद्ध स्थानीय विद्रोह को समाप्त करने में मदद की और उन्हें आधुनिक पाकिस्तान और भारत में अपनी प्रगति जारी रखने की अनुमति दी। दुनिया के छोर तक सिकंदर अब फारसी साम्राज्य के सबसे पूर्वी प्रांतों को अपने अधीन करने की तैयारी कर रहा था, जिन्होंने अभी तक उसके राजत्व को मान्यता नहीं दी थी। ऐसा करने के लिए उसे पहले हिंदू कुश पर्वतों को पार करके सिंधु नदी घाटी तक पहुंचना होगा। 2 स्तंभों में आगे बढ़ते हुए उसकी सेना ने अस्पासी और अस्साकेनी के विरुद्ध कई झड़पों में विजय प्राप्त की और उत्तरी पाकिस्तान की वर्तमान स्वात घाटी में प्रवेश किया। एक भीषण घेराबंदी के बाद सिकंदर ने अस्साकेनी राजधानी मस्सागा पर अधिकार कर लिया। किंवदंती के अनुसार यहाँ एक सुंदर रानी क्लियोफिस का शासन था, जिसने सिकंदर को एक पुत्र दिया और उसे अपना सिंहासन बनाए रखने की अनुमति दी गई। आधुनिक इस्लामाबाद के निकट तक्षशिला के शासक ने सिकंदर के साथ गठबंधन किया था। दोनों ने मिलकर हाइडेस्पेस के युद्ध में पौरवों के राजा पोरस का सामना किया। यह सिकंदर का सबसे महंगा युद्ध था, क्योंकि पोरस के युद्ध हाथियों ने यूनानियों को भारी क्षति पहुंचाई थी। लेकिन पोरस के निडर नेतृत्व के बावजूद युद्ध सिकंदर की निर्णायक जीत के साथ समाप्त हुआ, जिससे उसे पंजाब पर नियंत्रण मिल गया। सिकंदर भारत में आगे बढ़ना चाहता था, उस महान नदी तक पहुंचने के लिए जिसके बारे में प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने कहा था कि वह दुनिया का किनारा है। लेकिन हाइफैसिस नदी, जिसे आज व्यास नदी के नाम से जाना जाता है, पर उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया। उसके सैनिक हजारों मील पैदल चल चुके थे, अनगिनत लड़ाइयां लड़ चुके थे और 8 सालों से अपने घर नहीं देखे थे। उन्होंने भारत में विशाल सेनाओं के इंतजार में होने की अफवाहें सुनी थीं। उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। सिकंदर क्रोधित हुआ, लेकिन उसे सेना वापस लौटना पड़ा। वह पंजाब की नदियों के रास्ते समुद्र तक गया, एक ऐसी यात्रा जिसमें 10 महीने लगे। रास्ते में उसने महलियों को हराया, लेकिन उनकी राजधानी पर हमले का नेतृत्व करते हुए वह सीने में घायल हो गया और लगभग मारा गया। तट पर पहुंचने के बाद नियार्कस के नेतृत्व वाली सेना का एक हिस्सा जहाज पर सवार होकर समुद्र के रास्ते फारस लौट आया। होर्मुज जलडमरुमध्य से होते हुए फारस की खाड़ी तक तैरकर पहुंचा।
यह अन्वेषण की महान प्राचीन यात्राओं में से एक थी, क्योंकि ये जल पहले यूनानियों के लिए अज्ञात थे। इस बीच सिकंदर ने शेष सेना को गेड्रोसियन रेगिस्तान, जो आज दक्षिणी पाकिस्तान में है, से होते हुए ज़मीन के रास्ते वापस ले लिया। लेकिन अत्यधिक गर्मी और भोजन पानी की कमी के कारण उसकी सेना को भयंकर कष्ट सहना पड़ा और कई लोगों की मृत्यु हो गई। फारस लौटने पर सिकंदर ने अपने कई वायसराय और राज्यपालों को मार डाला, जिन पर पूर्व में उसकी लंबी अनुपस्थिति के दौरान अन्यायपूर्ण शासन करने और मंदिरों और मकबरों को लूटने का आरोप था। सुसा में उसने अपने दोनों राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मैसेडोनियन अधिकारियों और 80 फारसी कुलीन महिलाओं के बीच एक शानदार सामूहिक विवाह का आयोजन किया। सिकंदर ने स्वयं 2 फारसी राजकुमारियों से विवाह किया। उन्होंने अपने सभी सैनिकों के ऋण भी चुकाए तथा साम्राज्य भर से 30,000 युवकों को मैसेडोनियन युद्ध कला में प्रशिक्षित करने का आदेश दिया। लेकिन ओपिस में उसके मैसेडोनियन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सिकंदर के फारसी सलाहकारों और फारसी तौर तरीकों के प्रति स्पष्ट झुकाव से वे नाराज थे। सिकंदर ने सरगनाओं को मरवा दिया और उनके सामने एक भाषण दिया, जिसमें उन्हें उन गौरवशाली पलों की याद दिलाई जो उन्होंने साथ मिलकर जीते थे, और अंततः एक भावनात्मक मेलमिलाप का मार्ग प्रशस्त किया। इकबाटाना में सिकंदर के सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद दोस्त हेफेस्टियन की बुखार से मृत्यु हो गई। राजा शोक में डूब गया, कई दिनों तक बिना खाए रहा और उसने पूरे साम्राज्य में सार्वजनिक शोक मनाने का आदेश दिया। सिकंदर ने कोसेया के पहाड़ी हमलावरों के खिलाफ एक सफल अभियान चलाया, जिन्हें फारसी राजा भी नहीं हरा पाए थे। बेबीलोन लौटने पर उसकी मुलाकात दूर दूर के लोगों के दूतावासों से हुई, जिन्होंने उसकी महानता को पहचाना। एथियोपियाई, लीबियाई, यूरोपीय, सीथियन, लुकानियाई, एट्रस्केन, गौल और इबेरियन। सिकंदर की बैक्ट्रियन पत्नी रोक्साना अब गर्भवती थी। लेकिन जब वह अरब और उससे आगे अपने अगले अभियान की योजना बना रहा था, तो उसे अचानक बुखार हो गया और कुछ ही दिनों बाद मात्र 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु का कारण कभी स्थापित नहीं हो पाया। हो सकता है कि वह मलेरिया, हैजा, टाइफस या जहर रहा हो। उत्तराधिकारी सिकंदर युद्ध में अपराजित रहा। एक प्रतिभाशाली, निडर और साहसी सेनापति के रूप में उसकी प्रतिष्ठा आज भी कायम है। उसके दशक भर के अभियान ने अब तक के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया, जो ग्रीस से पाकिस्तान तक। लेकिन यह विशाल और अस्थिर था, जिसे केवल उसकी अपनी प्रतिभा और नाम ने ही एक सूत्र में बांधे रखा था। सिकंदर ने अपने उत्तराधिकार के लिए कोई योजना नहीं छोड़ी और उसके सेनापतियों ने जल्द ही अपने अपने साम्राज्य बनाने के लिए आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। उत्तराधिकारियों के युद्धों में सिकंदर की विधवा रोक्साना और उसके छोटे बेटे की हत्या कर दी गई। दफनाने के लिए मैसेडोनिया जाते समय उसका अपना सोने का ताबूत अपहरण कर लिया गया और मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में पहुंच गया। आज इसका स्थान दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। इतिहास पर सिकंदर महान जैसा प्रभाव बहुत कम लोगों का पड़ा है। उसके छोटे से जीवन काल की अद्भुत उपलब्धियों ने हेलेनिस्टिक युग का सूत्रपात किया, जहां यूनानी विचार उसके पूर्व साम्राज्य के पूरे क्षेत्र में फैल गए, स्थानीय परंपराओं के साथ मिलकर कला, विज्ञान, शासन और भाषा में नए विकास को गति दी। उसके महान साम्राज्य के कुछ उत्तराधिकारी राज्य अल्पकालिक थे, अन्य सदियों तक टिके रहे, लेकिन सभी बदले में नई ताकतों के हाथों में चले गए और पश्चिम में रोम की उभरती हुई शक्ति के हाथों में।